आज रेगुलेशन का वो पार्ट चलेगा जिससे सर्वाधिक सवाल पूछे जाएंगे, और यही वो पार्ट है जो सर्वाधिक इंपॉर्टेंट है। या तो फर्स्ट पार्ट वो रहता है 90 तक, 90 क्यों 96 तक, वहां से पूछते हैं, और उसके बाद इस पार्ट से सर्वाधिक पूछते हैं। बाकी इन्वेस्टिगेशन वगैरह जो अब तक बताया वो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको मालूम होना चाहिए, उपयोगी है उस दृष्टिकोण से। और अगर वहां कुछ पूछा जाता है तो वो भी हो ही जाना चाहिए, लेकिन ये पार्ट बेहद इंपॉर्टेंट है। इसी में हिस्ट्री शीट खुलेगी, इसी में थाने से जो आपराधिक इतिहास मांगा जाता है व्यक्ति का, वो कैसे थाने पर मेंटेन रखा जाता है, इस संबंध में चर्चा होगी। उन रजिस्टरों का उल्लेख होगा जिनमें आपराधिक इतिहास व्यक्तियों का और थाना क्षेत्र में जितने अपराध घटे हैं उन तक की जानकारी ये उल्लिखित रहती है। साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण विवाद थाना क्षेत्र में चल रहे होते हैं, जिनसे शांति भंग होने की आशंका होती है, अंदेशा होता है, उस पर्टिकुलर थाना क्षेत्र में कौन कौन से महत्वपूर्ण त्योहार ये मनाए जाते हैं। अब आप कहेंगे त्योहार तो पूरे हिंदुस्तान में एक साथ मनाए जाएंगे, लेकिन थाना क्षेत्र में कोई ऐसी जगह स्थित हो सकती है जहां पर किसी त्योहार के मौके पर लोग इकट्ठा होते हैं। जैसे रामलीला का मेला वो पूरे जिले में थोड़ी लगेगा, वो किसी एक थाना क्षेत्र की सीमा में लगेगा। तो ऐसे महत्वपूर्ण विवाद और ऐसे महत्वपूर्ण समारोह, ये सारा कुछ थाने पर अभिलेखों में दर्ज करके रखा जाएगा, क्योंकि एक यस हो जाएगा और अगला यस हो आएगा, तो जो अगला आएगा उसे विवादों आदि के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त होगी, ताकि वो ठीक प्रकार से शांति को मेंटेन रखने के लिए कार्रवाई कर सके। ये इंस्पेक्टर सदर बाजार जब आए होंगे तो उनके समय तो होली का जुलूस निकला नहीं, तो कौन से पॉइंट सेंसिटिव है, कहां पर अक्सर झगड़ा हो जाता है, कहां पर शांति व्यवस्था के दृष्टिकोण से अधिक तैनाती होनी चाहिए, उनके थाना क्षेत्र में कौन ऐसे लोग हैं जो झंझट पैदा कर सकते हैं, इसकी जानकारी एक न्यू कमर को कैसे होगी। फिर 75 BNS वो IPC वो है, वो कह रही वर्धित दंड ये दीजिए। तो अध्याय 12 और अध्याय 17 यानी सिक्कों के विरुद्ध अपराध और संपत्ति के विरुद्ध अपराध, अध्याय 12 IPC, अध्याय 17 IPC, उसमें वर्णित अपराध अगर किसी ने किए हैं तो वर्धित दंड ये मिलना चाहिए। तो किसी ने किया ये बताए कौन, अभियुक्त तो बताएगा नहीं, और ना उससे पूछा जा सकता है, तो इट विल बी द ड्यूटी ऑफ प्रोसिक्यूशन। तो अगर थाने पर पूर्व दोषसिद्ध लोगों का कोई विवरण ही नहीं है तो फिर पूर्व दोषसिद्ध व्यक्तियों का विवरण उपलब्ध कैसे होगा। विभिन्न कानून हैं जो डिस्क्वालिफिकेशन ये राइज करते हैं विभिन्न अपराधों में दोषित व्यक्तियों के लिए, कि इस अपराध में दोषित हुए तो आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, इस अपराध में आप 6 महीने के लिए भी दोषित हो गए तो अमुक अमुक अधिकार आपको प्राप्ति नहीं होंगे। तो सवाल यह है कि कोई दोषित हुआ, कोई अपराध दर्ज हुआ, इस सब की जानकारी, इस सब का अभिलेख, इस सब का रिकॉर्ड थाने पर होना ही चाहिए। और अगर नहीं होगा तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एफिशिएंटली ये वर्क नहीं कर पाएगा, और साथ ही साथ शांति और व्यवस्था जिसे मेंटेन करना पुलिस का प्रमुख काम है वो भी मेंटेन नहीं हो सकेगी। इन दोनों काम नहीं हो सकेंगे। आपराधिक न्याय प्रशासन वो भी ठीक से नहीं चल सकता, क्योंकि वर्धित दंड मिल रहा है, आप कुछ बता ही नहीं पा रहे। बेल का डिस्पोजल होना है,
तो बेल का डिस्पोजल इस आधार पर भी बेल निरस्त हो सकती है कि तुम आदतन अपराधी हो। भाई बेल तो इसलिए आपको दी जाती है कि आगे आप फर्दर कोई अपराध नहीं करेंगे। और आपका कहना यह होता है कि यह अपराध जो हम पर आरोपित है ये अजमानती जरूर है लेकिन प्रथम दृष्टया असत्य और हमने किया ही नहीं, इसलिए थोड़ी दी जा रही कि फिर तुम जाओ फिर अपराध करो। तो आपराधिक न्याय प्रशासन ये भी ठीक नहीं चल सकता और शांति और व्यवस्था ये भी मेंटेन नहीं हो सकती। तो इसके लिए थानों पर क्या होता है, विलेज क्राइम नोटबुक, यानी थाने से अगर गांव जुड़े हुए हैं तो एक विलेज क्राइम नोटबुक, और अगर नगर और कस्बा ये है तो क्राइम नोटबुक ये रखी जाएगी। अब देखिए है क्या कि जो आपने देखा नहीं उसकी कल्पना करना आपके लिए मुश्किल होती है। आप वो सपना भी नहीं देख सकते जो आपने कभी देखा नहीं। आप सपना भी वही देखेंगे जो आपने पहले देखा है। तो आपने नोटबुक हमेशा ऐसे देखिए कि 100 पन्ने एक साथ, ठीक है, आपका बांधे गए और एक साथ रखे गए, चिपकाए गए, वो आपने नोटबुक देखी है। लेकिन नोटबुक ऐसी भी हो सकती है कि 10 रजिस्टर हैं, 10 अलग अलग रजिस्टर, उन 10 अलग अलग रजिस्टरों को एक हमने मान लिया, उन 10 अलग अलग रजिस्टरों को हमने एक मान लिया और उस 10 अलग अलग रजिस्टरों को एक मानकर उन 10 रजिस्टरों के समूह को हमने क्राइम नोटबुक कहना प्रारंभ कर दिया। ये भी हो सकता है क्योंकि मानिए क्राइम नोटबुक के हमें 5 हिस्से करने हैं, ठीक है, और 5 हिस्सों में हमें जो एंट्रीज करनी है, यानी फर्स्ट पार्ट में जो एंट्री करनी, सेकंड पार्ट में करनी, थर्ड पार्ट में करनी, फोर्थ पार्ट में करनी, फिफ्थ पार्ट में करनी, वो इतनी ज्यादा है कि उतना मोटा रजिस्टर रखना कि क्या हम इस कमरे की ऊंचाई के बराबर रजिस्टर रखें, ठीक है, तो ना तो सुविधाजनक होगा और ना ही जब चीजों को ढूंढने की स्थिति आएगी तो सुविधा पूर्वक उसमें से चीजें तलाशी जा सकेंगी। इसके लिए जरूरी ये होगा कि हम क्या करें, मानिए पार्ट 1 के लिए हमें 500 पेज का रजिस्टर चाहिए, तो हमने पार्ट 1 के लिए 500 पेज का रजिस्टर ले लिया, पार्ट 2 के लिए 500 पेज, ऐसे करके हमने 4 रजिस्टर 5 रजिस्टर ले लिया और उन 5 रजिस्टरों को सामूहिक रूप से हमने क्राइम नोटबुक कह दिया, ठीक है। होने को यह भी हो सकता है कि मान लीजिए पहले भाग में, अभी हम कुछ बता नहीं रहे हैं, अभी हम सिर्फ व्यवहारिक चर्चा कर रहे हैं, मानिए पहले भाग में हमें 10 अपराधों का वर्णन करना है, ठीक है। अब 10 अपराधों में इतनी एंट्रीज है, पहले अपराध का जब हम वर्णन कर रहे हैं उसमें 100 एंट्रीज है क्योंकि 100 लोगों ने वो किया, ठीक है। तो अब एक रजिस्टर में जो विभिन्न पार्टों के लिए अलग अलग हमने रजिस्टर बना लिए, उन एक पार्ट के लिए जो रजिस्टर हमने लिया उसमें 20 एंट्रीज हमने करनी है और एक एंट्री का जो हेड है उसमें 500 एंट्री हो रही है, ठीक है ना। तो पार्ट 1 में जो 20 एंट्री, 20 हेड में हमें एंट्री करनी है, तो हर हेड के लिए भी हम अलग अलग रजिस्टर ये भी बना सकते हैं, ठीक है। तो पार्ट 1 में जो 20 हेड आए उसका 20 रजिस्टर अलग हो गए, उन 20 रजिस्टरों ने मिलकर पार्ट 1 की रचना कर दी। ऐसे ही पार्ट 2 हो सकता है, ऐसे पार्ट 3 हो सकता है, ऐसे पार्ट 4 और पार्ट 5 हो सकता है, ठीक है। तो ये सारा जब हम मिला देंगे सारे रजिस्टरों को तो उसे क्या बोलेंगे, क्राइम नोटबुक, ठीक है। तो चूंकि थाना क्षेत्र में है, क्राइम नोटबुक में जो एंट्रीज करने की अपेक्षा रेगुलेशन कर रहा है वे इतनी अधिक हैं
कि इसी प्रकार से रजिस्टर थाने में व्यवहारिक रूप से रखे जाते हैं। जब आप थाने जाएंगे और कभी देखिए जहां रिपोर्ट लिखी जाती है उसके ऊपर देखेंगे आप लाइन से बहुत सारे रजिस्टर लगे होंगे, तो उन सारे रजिस्टरों में इसी प्रकार की एंट्रीज हैं और उनमें से बहुत सारे मिलकर क्राइम नोटबुक की रचना कर रहे हैं। उनमें थाने का प्रॉपर्टी रजिस्टर ये भी होता है, थाने के एफआईआर का रजिस्टर ये भी होता है, लेकिन इस प्रकार से क्राइम नोटबुक थाने पर रखी जाती है, ठीक है ना। तो ये ठीक है कि सामान्यतः नोटबुक से आप जो आशय लेते हैं वो आशय एक कागजों के समूह, ठीक है, बंडल ऑफ पेपर इस रूप में लेते हैं। लेकिन नोटबुक ऐसी भी हो सकती है जो बंडल ऑफ रजिस्टर हो, ये बंडल ऑफ नोटबुक्स हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो आप देखें 223 में कहता है द विलेज क्राइम नोटबुक इज अ कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड। इसका मतलब कैसा अभिलेख है? ये कॉन्फिडेंशियल है, गोपनीय अभिलेख है, हर कोई इसे नहीं देखेगा, जो इसे देखने के लिए अधिकृत हैं वही देखेंगे। कहता है द विलेज क्राइम नोटबुक इज अ कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड केप्ट एट एवरी पुलिस स्टेशन, और कहा होगा प्रत्येक पुलिस थाने में ये मौजूद रहेगा। एंड कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द क्राइम एंड क्रिमिनल्स ऑफ ईच विलेज इन द सर्किल। जो क्षेत्र है उसमें होने वाले प्रत्येक अपराध और प्रत्येक अपराधी, प्रत्येक अपराध और प्रत्येक अपराधी दोनों। अब एक थाना क्षेत्र में जितना क्षेत्र आता है उसमें जितने अपराध होंगे और जितने अपराधी होंगे उन्हें उस तरह की क्राइम नोटबुक में जैसी कल्पना आपकी है नोटबुक की दर्ज कर पाना संभव नहीं होगा। इसीलिए हमने आपकी कल्पना को बढ़ाया कि ये विलेज क्राइम नोटबुक ऐसी भी हो सकती है जो बंडल ऑफ रजिस्टर है और उससे मिलकर नोटबुक बन रही है। कहता है कि द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स सेफ कस्टडी, ठीक है, एंड कंटेंट्स, यानी विलेज क्राइम नोटबुक में जो अपराध और अपराधियों के संबंध में तथ्यों का अंकन किया जा रहा है वे ठीक हो और साथ ही सेफ कस्टडी, सुरक्षित अभिरक्षा क्राइम नोटबुक की रहे। इसके लिए थाने का भार साधक अधिकारी व्यक्तिगत रूप से दायित्व के अधीन होगा। कहता इन सिटीज एंड टाउन्स वेयर आर टू लार्ज फॉर ए सिंगल नोटबुक देयर शुड बी ए सेपरेट नोटबुक फॉर ईच मोहल्ला और अदर डिवीजन, ठीक है। जो शहर और कस्बे बहुत बड़े हैं, ठीक है, उनके जो थाने हैं वहां क्राइम नोटबुक के जो पार्ट्स हैं वो किए जा सकते हैं और हर मोहल्ले के लिए अलग क्राइम नोटबुक ये रखी जा सकती है, हर भाग के लिए अलग नोटबुक ये रखी जा सकती है, और एक मोहल्ले के लिए भी आपने नोटबुक रख ली तो आगे देखिएगा अभी वो कहेगा उसके 5 पार्ट होंगे। फर्स्ट पार्ट में आप ये लिखेंगे, सेकंड पार्ट में आप ये लिखेंगे। फर्स्ट पार्ट में वो कह रहा है कि आप ये विवरण लिखिए कि गांव में मोहल्ले में कितने प्रमुख लोग रह रहे हैं, जनसंख्या, इसमें किसकी कितनी आबादी है, ठीक है, आपका उनके विवरण, प्रमुख व्यक्तियों को, ये सारी चीजें नोट करिए। दूसरे भाग में कहेगा कि जो अपराध दर्ज हुए हैं वो लिखिए, ठीक है। भाग 3 में वो अपेक्षा करेगा कि शायद दोषित व्यक्तियों का विवरण, जो दोषित हो गए उनका विवरण लिखिए, और भाग 4 में वो ऐसे ही, हाँ, भाग 4 में जो प्रमुख उत्सव, प्रमुख विवाद के स्थल,
ठीक है, प्रमुख जुलूस थाना क्षेत्र में निकलते हैं, उन सबका विवरण लिखिए। और भाग 5 में हिस्ट्री चीटर्स, कल शायद हम भाग 4 में बोल गए हिस्ट्री चीटर, भाग 5 में हिस्ट्री चीटर्स का विवरण दे दीजिए। तो अब एक मोहल्ले में जो आपने क्राइम नोटबुक रखी, उसके भाग 1 में इतनी एंट्रीज हो गई कि भाग 1 के लिए ही अलग रजिस्टर दे रखना पड़ा। ठीक है, अब भाग 1 में भी 20 शीर्षकों के अंतर्गत, आईपीसी के अंतर्गत दर्ज अपराध, दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत दर्ज अपराध, ठीक है, जुआ अधिनियम के अंतर्गत दर्ज अपराध। अब कई शीर्षकों में एंट्री करनी पड़ेगी। ठीक है, पार्ट 1 मतलब नोट, जो क्राइम नोटबुक है उसका जो फर्स्ट पार्ट है, उस फर्स्ट पार्ट में अपराध के जो विभिन्न हेड्स हो गए, अपराधों के जो विभिन्न प्रकार हुए, उनके प्रकार के मुताबिक वो शीर्षक हमने बनाए। अब उन शीर्षकों के आगे एंट्री। ठीक है, तो ये अपने आप में मालूम पड़ा कि भाग 1 में ही 10 रजिस्टर लगाने पड़ गए, तो 10 रजिस्टरों से मिलकर भाग 1 बना। ठीक है, तो ऐसे करके इनके सम्मिलित जो स्वरूप है उसे भी कहा क्या जाएगा, क्राइम नोटबुक। ठीक वैसे जैसे आप कहते हैं आप काहे के विद्यार्थी हैं, ला के, और पढ़ते क्या क्या है, मार निरा सारा। ठीक है, कॉन्टेक्ट, टीपीए, फलाना ढिमाका, फिर टीपीए में 20 पार्ट। ठीक है, जनरल प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक ट्रांसफर। ठीक है, तो है तो सब कानून। तो इसी तरह क्राइम नोटबुक को भी देखा जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है इंट्रीज इन पार्ट 1, पार्ट 2 एंड 3 may be made a subordinate under the supervision of the officer in charge of the police station। 1, 2 और 3, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इनमें जो एंट्रीज हैं वो ऑफिसर इंचार्ज के सुपरविजन में, सबऑर्डिनेट ऑफिसर इसके द्वारा भी की जा सकती हैं। कहता है एंट्रीज इन पार्ट 1 में भी, जरूरी नहीं वही करे, बट कर सकता है, क्योंकि पार्ट 1, 2 एंड 3 में जो कुछ वर्णित होना है वो वर्णनात्मक प्रकृति का है। ठीक है, वो वर्णनात्मक प्रकृति का है, वो तो कुछ करना ही नहीं है। उसका जो नेचर है कैसा है, अनुसचिवीय है। ये शब्द हमने जानबूझकर उपयोग किया है, क्योंकि जब हम लोग सीपीसी में वहां पहुंचेंगे कि फॉर व्हाट पर्पसेस कमीशन में भी इशूड, सेक्शन 75 पढ़ेंगे सीपीसी का, तो वो कहेगा फॉर द सेक्रेटरिएट, जो अनुसचिवीय काम हैं उनके लिए क्या कर सकते हैं, कमीशन जारी कर सकते हैं। न्यायिक कृत्यों के संपादन हेतु आपका कमीशन जारी नहीं हो सकता, अनुसचिवीय कामों के लिए। तो डिफरेंस क्या है, आपको हमने कई बार कहा कि न्यायालय में क्या है, निर्णय न्यायिक तरीके से दिया जाएगा। ठीक है ना, न्याय जुडिशियल प्रोसेस इससे किया जाएगा। न्याय ईश्वर भी करता है, बट उसका प्रोसेस जुडिशियल नहीं है, क्योंकि उसे जुडिशियल प्रोसेस को अपनाने की कोई जरूरत है ही नहीं। ठीक है ना, उसे जरूरत जुडिशियल प्रोसेस की है ही नहीं। क्यों, वो तो ऑमनी प्रेजेंट है, सब जगह है। तो जब सब जगह है तो उससे छुपकर कुछ हो ही नहीं रहा। जब उससे छुपकर कुछ नहीं हो रहा तो वो तो जानता ही है दोषी कौन है और निर्दोष कौन है। उसे किसी की शहादत, उसे किसी की साक्ष्य ये थोड़ी चाहिए। नो वकील, नो दलील, नो एविडेंस, क्योंकि जब मेरी आंखों के सामने सब घटा तो हमें किसी की शहादत क्यों चाहिए, हम देख नहीं पा रहे थे। ठीक है, और इवन तुमने जो मन में सोचा वो भी वो जानता है, क्योंकि तुम्हारे अंदर भी वही है।
तो उससे तो कुछ छिपा ही नहीं है। जब उससे कुछ छिपा ही नहीं तो न्याय करने के लिए उससे साक्षी थोड़ा चाहिए। लेकिन नॉर्मल कोर्ट इसे तो चाहिए, क्योंकि निर्णय की स्थिति जब आएगी तब तक घटना को हुए तो बहुत दिन हो गए। अब न्यायालय के पास टाइम मशीन थोड़ी है, टाइम मशीन घुमाई और उस जगह पर पहुंच गए और फिर देख लिया, ये थोड़ी है। न्यायालय तो साक्षियों की आंखों से ही देख सकता है और घटना के विवरण को सुनकर और साक्षियों की सफलतापूर्वक, या सफलतापूर्वक तो न कहें, सतर्कतापूर्वक प्रतिपरीक्षा आदि करके सत्य निकालने का प्रयास भर यही कर सकता है। और जब ये करके वो कुछ डिसाइड करेगा तो ये कहा जाएगा उसने जुडिशियली डिसाइड किया, ठीक है ना। तो जो डिसाइड कर रहा है साक्ष्य का मूल्यांकन करके कि जो कुछ कहा जा रहा है उसका एक्चुअल इस संदर्भ में अर्थ क्या है, वो न्यायिक कृत्य का संपादन कर रहा है। लेकिन जो सिर्फ लिख रहा है, हु इज नॉट अलाउड टू अप्लाई हिज माइंड, ठीक है, हु इज नॉट अलाउड, जैसे क्या लिखा है एविडेंस का रिकॉर्डिंग जहां होगी वहां लिखा है साक्षी ने जो कहा उसी को लिख दीजिए। यू आर नॉट परमिटेड टू यूज सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, ठीक है, एंड यू आर आल्सो नॉट परमिटेड टू ट्रांसलेट दैट विच ही हैज सेड इन योर ओन वर्ड्स। आप अपने शब्दों में उसे बिल्कुल नहीं लिखेंगे, उसने जो कहा वही लिख दीजिए। आप न तो पर्यायवाची शब्द का इस्तेमाल करेंगे, न विलोम, न अपने भावों का, न अपने शब्दों का, कुछ नहीं, उसने जो कहा वही लिख दीजिए, क्योंकि आप परमिटेड ही नहीं है। तो आप जब एप्लीकेशन आप माइंड इसके लिए परमिटेड न हो, सिर्फ आपसे अपेक्षा यह हो कि वो बोल रहा है लिख दीजिए। ये कैसा कर रहा था, अनुसचिवीय था, ये अनुसचिवीय है। सेक्रेटरी यही करता है, सचिव यही करता है, बॉस बोल रहा है सचिव लिखेगा, सचिव से कोई मतलब नहीं, ठीक है। जो लिखाया जा रहा है उससे उसका कोई ताल्लुक नहीं, हम जो लिखा रहे वो लिखिए। तो अनुसचिवीय काम और जुडिशियल प्रोसेस दोनों अलग अलग है। तो चूंकि पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 क्राइम नोटबुक का, वो क्राइम नोटबुक के महत्वहीन पार्ट, महत्वहीन नहीं यानी केवल इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से उनका कोई महत्व हो सकता है, और चूंकि वो मटेरियल ऑलरेडी उपलब्ध है, इसलिए सबऑर्डिनेट ऑफिसर इन द सुपरविजन ऑफ एसएचओ, ठीक है, may enter that information which is required at there। क्योंकि पहले में क्या करना है, अपराधों का विवरण ये लिख देना है, दूसरे में क्या लिखना है, दोषित व्यक्तियों का विवरण ये लिख देना है। जो क्राइम नोटबुक है उसका फर्स्ट पार्ट में क्या लिखना है, अपराधों का विवरण, सेकंड पार्ट में क्या लिखना है, दोषित व्यक्तियों का विवरण, ठीक है ना। ऐसे ही आपका भाग 3, उसमें क्या लिखना है देख लेंगे, शायद पार्ट सेकंड में दोषित व्यक्तियों का ये क्या है अभी देख लेंगे, फिर हम भूल गए। और पार्ट 4 में क्या लिखना है, महत्वपूर्ण जुलूस फुलूस ये लिखना है। लेकिन पार्ट 5 ये सचो स्वयं लिखेगा। क्यों लिखेगा, क्योंकि हिस्ट्री चीटर, उनके बारे में पार्ट 5 हिस्ट्री चीटर्स वहीं लिखे जाएंगे, और कौन हिस्ट्री चीटर है और कौन हिस्ट्री चीटर होने योग्य है, इन दोनों बातों का निर्णय करना है। तो अब जरा सीनियर ऑफिसर चाहिए, इसलिए पार्ट 5 अंडर ऑफिसर नहीं लिखेगा, अधीनस्थ नहीं लिखेगा, वो एसएचओ स्वयं लिखेगा। इसीलिए यहां कह रहा है 224 में कहता है इन पार्ट 1 नहीं, हाँ 223 में ही सेकंड पैरा में, एंट्रीज इन पैरा 1, 2 एंड 3 मे बी मेड बाय ए सबऑर्डिनेट ऑफिसर।
subordinate under the supervision of the officer in charge of the police station. Increase in part 4th will be made by the officer in charge, क्योंकि उसमें महत्वपूर्ण झगड़े अगड़े ये सब दर्शित करने होंगे ना, इसलिए एन इंक्रीज इन पार्ट 5th विल बी मेड इन अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शन इन पैराग्राफ 228 बिलो। और 228 उसने ये कुछ नहीं कहा कि पार्ट 5th की इंक्रीज कैसे की जाएंगे, सिर्फ इतना ही कह दिया कि नीचे जो 228 पैराग्राफ दिया गया है उसमें जो व्यवस्था दी गई है उसके मुताबिक पार्ट 5th तैयार किया जाएगा। तो ये क्राइम नोटबुक के सेपरेट पार्ट्स हुए। अब पार्ट 1 में देखें क्या क्या होगा। 224 कहता है इन पार्ट 1 विल बी शोन पर्टिकुलर्स ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है, जनसंख्या की विशिष्टियां, ठीक है, इतने मुसलमान हैं, इतने हिंदू हैं, हिंदुओं में फिर ये जातियां हैं, पर्टिकुलर्स ऑफ द पॉपुलेशन, क्योंकि ये शहर में महत्व की बात भले ही ना हो, ग्रामीण इलाकों में शांति और व्यवस्था को मेंटेन करने के दृष्टिकोण से ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहां अक्सर इस प्रकार के संघर्ष होते रहते हैं, ठीक है। तो कहता है कि पार्ट 1 विल बी शोन पर्टिकुलर्स ऑफ द पॉपुलेशन, आउटलाइन हेमलेट्स, रेवेन्यू मार्केट डेज, ठीक है, आपका जो बाजार के दिन है जिनमें तय बाजारी वसूली जाती है, ठीक है, और आउटलाइन हेमलेट्स, इसके हिंदी क्या लिखी है? ठीक, दूरस्थ गांव, आउटलाइन हेमलेट्स उन्होंने कहा, रेवेन्यू मार्केट डेज, प्रिंसिपल कास्ट एंड ट्राइब्स, जो प्रमुख जातियां वहां रह रही हैं, और अगर कोई अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित है या नहीं, शेड्यूल शब्द नहीं लगाए, ट्राइब, केवल ट्राइब शब्द लगाए, केवल कोई जनजाति वहां निवास कर रही है, ठीक है। हेडमैन यानी प्रधान कौन है? चीफ लैंड ओनर्स, जिनके पास ज्यादा जमीन है वहां, अदर लीडिंग मैन एंड वॉचमैन ऑफ द विलेज, और अन्य जो प्रमुख व्यक्ति हों, अन्य प्रमुख व्यक्तियों में जैसे वहां कोई कवि रह सकता है, कोई पत्रकार, कोई साहित्यकार, ठीक है, क्योंकि इनकी जानकारी थाने पर इसलिए जरूरी है क्योंकि इनका अपना प्रभाव होता है, ये शांति व्यवस्था को मेंटेन करने में सहयोग कर सकते, ठीक है। इसलिए कह रहा है कि आपका अदर लीडिंग मैन एंड वॉचमैन, और चौकीदार कौन है, ठीक है, अंडर द हेडिंग अदर हेडिंग मैन, लीडिंग मैन, ओनली रेजिडेंट ऑफ द विलेज बी शोन, ठीक है, ये नहीं कि हम मूल रूप से फलाने गांव के रहने वाले हैं, ठीक है, और हम प्रोमिनेंट सोसाइटी में प्रोमिनेंट आदमी की तरह गिने जाते हैं, लेकिन वहां रहते ही नहीं, तो ओनली रेजिडेंट ऑफ द विलेज, और जो प्रोमिनेंट पर्सन के रूप में सोसाइटी में माने जाते हैं, केवल उनको पार्ट 1 में दर्शित किया जाएगा। तो 224 क्राइम नोटबुक के भाग 1 में जो कुछ वर्णित रहेगा उसके बारे में विवरण दे रहा है। पैरा संख्या 225। पार्ट 2 में क्या क्या होगा? कहता है इन पार्ट 2 will be entered particulars of all offences committed within the limits of the village area which are cognizable and reported to the police, fall under the following sections of the Indian Penal Code or other laws, whether originally reported to or dealt with by the police or not। कह रहा है कि सारे अपराध जो गांव के की सीमा में घटित हुए हैं सब लिखे जाएंगे, ठीक है। कौन कौन से, सब में कौन कौन सा आ गया उसने स्पष्ट भी किया कि कॉग्निजेबल एंड रिपोर्टेड टू द पुलिस, जो संज्ञेय हैं और पुलिस में जिनकी एफआईआर हुई वो तो लिखे ही जाएंगे। साथ ही साथ फॉल अंडर द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द इंडियन पिनल कोड और अदर लॉज, जो अन्य विधियों में दर्ज किए गए वो भी, और इंडियन पिनल कोड की जो धाराएं हैं जो नीचे बताई जा रही हैं इनका भी उल्लेख किया जाएगा। और साथ ही साथ
अगर क्या हुआ है अन्य विधियों में या इंडियन पिनल कोड की निम्नांकित धाराओं में से किसी के अंतर्गत परिवाद हुआ है जिससे पुलिस ने संव्यवहार नहीं किया है, ठीक है, परिवाद हुआ, पुलिस ने संव्यवहार नहीं हुआ, तो भी वो दर्ज किया जाएगा, ठीक है, तो भी वो दर्ज होगा, क्योंकि कहता है रिपोर्टेड टू और डेल्ट विद बाय द पुलिस और नॉट, चाहे पुलिस ने संव्यवहार किया है उससे और चाहे नहीं किया है, दर्ज होगा, ठीक है। ये नीचे इन्होंने सेक्शन दे रखे हैं कि आईपीसी के ये सेक्शंस निश्चित रूप से और अदर जो एक्ट हैं उनके ये सेक्शंस जो है अगर इनके अंतर्गत अपराध हुआ है तो विलेज क्राइम नोटबुक में नोट किया जाएगा, ठीक है। ऑल ऑफेंसेस इन्यूमरेटेड इन द शेड्यूल ऑफ द क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 6 of 1924 of which the members of a tribe declared to be a criminal tribe under section 3 of the act are convicted। जो आपका आपराधिक जनजातियां हैं उन्हें बाकायदा ये क्रिमिनल ट्राइब एक्ट बना हुआ है, इसके अंतर्गत उन्हें आपराधिक जनजाति घोषित किया जाता है और कुछ उसकी सूची वगैरह दी गई है, उसमें भी ऑलरेडी जो क्रिमिनल ट्राइब्स मानी गई हैं उनका वर्णन मौजूद है। तो क्रिमिनल ट्राइब एक्ट के अंतर्गत, ठीक है, कहता ऑल ऑफेंसेस इन्यूमरेटेड इन द शेड्यूल ऑफ द क्रिमिनल ट्राइब एक्ट, जो क्रिमिनल ट्राइब एक्ट है उसकी अनुसूची में जितने अपराध दर्शित किए गए हैं वे अगर गांव की सीमा के भीतर हुए हैं तो उन्हें भी पार्ट 2 में दर्ज किया जाएगा, ठीक है। कहता है कि ऑल ऑफेंसेस इन्यूमरेटेड इन द शेड्यूल ऑफ द क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 6 of 1924 of which the members of a tribe declared to a criminal tribe, यानी उससे ऐसा व्यक्ति संबद्ध है जो क्रिमिनल ट्राइब एक्ट के अंतर्गत क्रिमिनल ट्राइब का है और उसने क्रिमिनल ट्राइब एक्ट की अनुसूची में जो अपराध दर्ज हैं उनमें से कोई गांव की सीमा के भीतर किया है तो उसको भी पार्ट 2 में दर्ज करेंगे। ऑल क्राइम्स विल बी इंटर्ड whether truly or falsely reported. If a case is expunged, the fact will be noted in the last column, the entries in the other columns will stand. कह रहा है कि चाहे झूठे अपराध थाने पर रिपोर्ट किए गए और चाहे सच्चे, यानी ये तो अन्वेषण में जिनमें चार्जशीट भेजेंगे उनको सच मानेंगे और जिनमें चार्जशीट नहीं भेजेंगे उनमें देखेंगे कि चार्जशीट क्यों नहीं भेजी गई, जिसे इनने ये पाया कि अपराध तो हुआ लेकिन अपराधी पता नहीं लगा तो चार्जशीट किसके खिलाफ जाएगी, तो माना तो सच ही जाएगा, ठीक है, माना तो सच ही जाएगा। अब अगर ये पाया कि हुआ ही नहीं तो क्या करेंगे, अपराध एक्सपंज हुआ है यानी अपराध निकाला गया है, ठीक है, अपराध तो हुआ ही नहीं और तथ्य के तौर पर वो क्राइम नोटबुक में दर्ज है, तथ्य के तौर पर तो दर्ज ही है, उसे काटेंगे थोड़ी, ये निकालने के लिए ब्लेड से उसका हिस्सा काट के थोड़ी निकाल लेंगे, ये तो प्रभाव में कहा जाएगा कि एक्सपंज हो गया यानी अपराध निकाल दिया गया, लेकिन व्यवहार में वो निकाला गया ये कैसे दर्शित करें, तो व्यवहार में वो निकाला गया है उसे दर्शित करने के लिए वो कह रहे हैं कि क्या करेंगे, एक्सपंज द फैक्ट विल बी नोटेड इन द लास्ट कॉलम, जो सेकंड पार्ट का लास्ट कॉलम होगा उसमें इस तथ्य को नोट कर देंगे, टिप्पणित कर देंगे कि एक्सपंज कर दिया गया, अपराध निकाल दिया गया, तो वो तथ्य के तौर पर दिखाई जरूर देगा वहां पर लिखा हुआ, लेकिन लास्ट कॉलम में चूंकि ये लिख दिया गया कि एक्सपंज कर दिया गया, निकाल दिया गया, तो इन शब्दों के प्रभाव से विदिता उसके बारे में ऐसे माना जाएगा मानो वो अब क्राइम नोटबुक में है ही नहीं, निकल गया है, ठीक है ना, तो ऐसे माना जाएगा। आगे कहता है 226 में इन पार्ट 3 will be entered particulars of all residents of the village convicted of any of the following offenses। पार्ट 3 में क्या करेंगे,
दो सिद्ध व्यक्तियों का विवरण ये रखा जाएगा। तो किन किन अपराधों के लिए दो सिद्ध, ये आप देख लेंगे, ठीक है ना, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है बताने लायक। ठीक, पार्ट थर्ड में दो सिद्ध व्यक्तियों का विवरण रखा जाएगा, और इसी में कह रहा है कि इन द रिमार्क कॉलम ऑफ पार्ट थर्ड, जो रिमार्क का कॉलम होगा भाग 3 का क्राइम नोटबुक की, उसका क्या होगा, विल बी शोन द नेचर ऑफ द ऑफेंस कमिटेड। वो ये भी दर्शित करेगा कि फला व्यक्ति दोषित हुआ काहे के लिए, नेचर ऑफ द क्राइम, क्योंकि भाग 3 में दो सिद्ध व्यक्तियों का विवरण है। तो दो सिद्ध व्यक्ति किस अपराध के लिए, आप केवल इतना ही नहीं लिख देंगे कि फला दोषित हुआ, काहे के लिए दोषित हुआ। अगर ये नहीं लिखेंगे तो आगे जब वर्धित दंड दिलाने की या इस दोष सिद्धि के तथ्य की किसी उद्देश्य के लिए उपयोग की जरूरत पड़ेगी तो कठिनाई आएगी। दैट इज वाई इट इज रिक्वायर्ड एट हियर कि क्या, कि इन द रिमार्क्स कॉलम ऑफ पार्ट थर्ड विल बी शोन द नेचर ऑफ द ऑफेंस कमिटेड, कैटल थेफ्ट, ड्रॉप ज्वेलरी ट्रिक, यानी लोगों को बेवकूफ बनाकर जो जेवर उनके हथिया लिए जाते हैं उसके लिए। इफ एन एक्स कन्विक्ट इज ए मेंबर ऑफ ए नॉन गैंग, दिस फैक्ट आल्सो बी नोटेड। ठीक है, अगर जो दोषित हो चुका है व्यक्ति जिसके बारे में विवरण आप इंटर कर रहे हो वो किसी ज्ञात गैंग का सदस्य है तो ये भी लिखोगे, क्योंकि फिर उसके बारे में एक और विशिष्टि आ रही है कि न सिर्फ ये दोषित हुआ बल्कि गैंग का मेंबर भी है, क्योंकि दोषित होना अलग बात है और गैंग का मेंबर होना मीनिंग दैट बाय यू आर ए प्रोफेशनल क्रिमिनल। क्रिमिनल होना एक बात है, आगे आएगा हिस्ट्री शीट। अब तो खूब पूछा जाता है कि भाग काकी है हिस्ट्री शीट, यानी हिस्ट्री शीट ए किनके बारे में खुलती है और हिस्ट्री शीट बी ये किनके बारे में खुलती है। तो हिस्ट्री शीट ए सिर्फ उन्हीं के बारे में खुलेगी जो शायद डकैती, सेंधमारी, पशु चोरी और आपका मालगाड़ी से माल चुराने के अभ्यस्त अपराधी हैं, प्रोफेशनल है। एक आध बार चुरा लिया कोई दिक्कत नहीं, सॉरी अभ्यस्त नहीं, ठीक है। जो मालगाड़ी से माल चुराते हैं, आपका पशु चोरी, डकैती और सेंधमारी, ये जो करते हैं अकेले अकेले, ठीक है, ये आपका हिस्ट्री शीट ए इसके लिए। और जो प्रोफेशनल क्रिमिनल हैं इन अपराधों के अलावा, ये 4 हटा दीजिए, 4 इसीलिए याद करते हैं, 4 ही याद कर लेते हैं, बाकी सब पार्ट बी में जाएंगे। बाकी जितने भी अपराध होंगे वो सब भाग खा यानी बी, हिस्ट्री शीट बी खुलेगी उनकी। और हिस्ट्री शीट बी अन्य अपराधों के अपराधी जो कि अभ्यस्त हैं उन अपराधों को करने के, जैसे स्मैक बेचते हैं, अफीम बेचते हैं, साइकिल चुरा ले जाते हैं, ठीक है, आपका गाड़ियों में अटैची चोरी कर रहे हैं आदतन, इन सबकी हिस्ट्री शीट बी खुलेगी। और हिस्ट्री शीट ए जिन लोगों की खुलती है अगर वो भी प्रोफेशनल हो जाएंगे, एक तो ये हुआ चीज खाने के लिए, ठीक है, मालगाड़ी से कुछ चुरा लिया, लेमन जूस खाने के लिए पैसे नहीं थे, मालगाड़ी से कुछ चुरा लिया और बेच दिया, खा लिया। एक हुआ कि अब तो रोजी रोटी का जरिया ही वही बन गया। तो अगर प्रोफेशनल हो जाएंगे तो फिर हिस्ट्री शीट ए वाले हिस्ट्री शीट बी में आ जाएंगे, यानी हिस्ट्री शीट ए हिस्ट्री शीट बी में परिवर्तित हो सकती है, लेकिन हिस्ट्री शीट बी कभी भी हिस्ट्री शीट ए में परिवर्तित नहीं होगी। यह अंतर है दोनों का। फिर हिस्ट्री शीट ए को तारांकित किया जा सकता है,
ठीक है, तारांकित अगर हिस्ट्री शीट ए हो गई तो उस पर निगरानी और बढ़ेगी। ठीक है, और बढ़ेगी मीनिंग देर भाई। अब देखिए वही बात है, बड़ा आदमी है तो बड़ा आदमी किस दृष्टिकोण से? पैसों के दृष्टिकोण से, लंबाई के दृष्टिकोण से, मोटाई के दृष्टिकोण से, भार के दृष्टिकोण से, कैसे? ठीक है, देयर मे बी सेवरल पॉइंट ऑफ व्यू according to which you may decide that such and such person should be considered as a person of capital M। ठीक है ना, तो ऐसे हो सकता है। तो ऐसे ही है कि आप अपराध, ठीक है, कर रहे हैं और आपके ऊपर हिस्ट्री शीट ए खोल दी गई या हिस्ट्री शीट बी खोल दी गई, आपकी निगरानी भी चल रही है, तो निगरानी बढ़ा दी जाएगी। मीनिंग देयर भाई, ये भी हो सकता है कि पहले एक सिपाही निगरानी करता था, अब 5 करेंगे, तब भी निगरानी बढ़ गई। और अब ये भी निगरानी बढ़ने का ही तरीका होता है कि पहले 6 महीने तक की जानी थी, अब 5 साल की जाएगी। ठीक है, तब भी निगरानी बढ़ी। तो वहां जो निगरानी बढ़ने की बात है वो ड्यूरेशन में बढ़ने की बात है, व्यक्तियों की संख्या के द्वारा निगरानी बढ़ने की बात नहीं है। ठीक है ना, आगे जब आएंगे हम लोग 228 229 पर देख लेंगे। तो हिस्ट्री शीट तारांकित भी हो जाएगी, लेकिन हिस्ट्री शीट तारांकित होती है सिर्फ ए, बी नहीं होती, क्योंकि बी पे ऑलरेडी इतना, ठीक है, जोर है कि उसे तारांकित करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो आपका ये कह रहा है यहां कि क्या करेंगे आप, वो नेचर ऑफ द ऑफेंस भी लिखेंगे जिसके लिए दोषित हुआ, और अगर जो पूर्व में दोषित व्यक्ति है जिसके बारे में इंक्रीज आप कर रहे हो वो किसी नॉन गैंग का मेंबर है, देन दिस फैक्ट आल्सो बी नोटेड इन द पार्ट 4, वो पार्ट 3 ऑफ द क्राइम नोटबुक। आगे कह रहा है द मोडस ऑपरेंडी ऑफ मेन सेंटेंस्ड फॉर वल्गरली शुड बी डिस्क्राइब्ड। अगर भवनों में चोरी, इसके लिए व्यक्ति दोषित हुआ है तो मोडस ऑपरेंडी ये भी लिखी जाएगी, कैसे करता है भवनों में चोरी। ठीक है, किस तरह, देखते वो नहीं, 1 और 11 में बताता है कि भाई पहले तो तुम चोर थे लेकिन जब नहीं थे वो, अब तो तुम सुधर गए, लेकिन पहले जब चोर थे तो कैसे चोरी करते। तो वो मोडस ऑपरेंडी बताते हैं कि हम पहले विश्वास जीतते हैं, पहले हम घर एक छांटते हैं कि इस घर में बूढ़ा या बूढ़े लोग ही खाली हों, फिर उस घर में घुस जाते हैं, फिर विश्वास अर्जित करते हैं, और फिर एक दिन सबको नींद की गोली पिला के और सब साफ करके निकल लेते हैं। ठीक है, तो ये मोडस ऑपरेंडी है, भवनों में चोरी करने का मोडस ऑपरेंडी। ठीक है, कोई सेंध लगा के करता है, ठीक है, कोई इस ढंग से करता है, कोई गड़ा खजाना, ठीक है, अपना निकलवाता है। ठीक है, तो वो सारा कुछ अलग अलग मोडस ऑपरेंडी है। तो मोडस ऑपरेंडी भी नोट की जाएगी कि कैसे ये लोग करते हैं घर में चोरी। अच्छा, आगे कहता है इफ an ex-convict permanently change his address, the new residence will be noted in the last column and his name will entered in part 2 of the register of the village to which he has gone। अगर किसी पूर्व दोषित ने स्थायी तौर पर अपना निवास बदल लिया है तो जहां वो गया है, यहां से तो उसका नाम हटा दिया जाएगा, लेकिन जहां जाएगा वहां क्राइम नोटबुक के पार्ट 3 में, पार्ट 3 होना चाहिए मेरे ख्याल से, पार्ट 3 में उसका नाम दर्ज कर दिया जाएगा। हमारे पार्ट 2 लिखा है, कारण ये कि अब चलो प्रकाशन का नाम नहीं लेंगे, लेकिन जिस प्रकाशन के हमारे पास है वो गलत ही लिखता है। ठीक है, लेने की जरूरत नहीं, क्या आवश्यकता है उसकी फजीयत करने की। अच्छा, खैर, वहां के पार्ट 3 में उसका नाम लिख दिया जाएगा। द नेम ऑफ एक्स कन्विक्ट हु हैव बीन कन्विक्टेड ओनली वंस एंड फॉर होम नो हिस्ट्री शीट हैव एवर बीन ओपन्ड will be expunged 20 years after expiry of their sentence। अगर कोई व्यक्ति जीवन में सिर्फ एक बार दोषित हुआ तो इंटर तो होगा उसका नाम, और उसकी हिस्ट्री शीट कभी नहीं खुली, खाली एक बार दोषित हो गया तो दोष सिद्धि के दिनांक से 20 वर्ष के बाद
उसका नाम निकाल दिया जाएगा, एक्सपंज कर दिया जाएगा। ठीक है, द नेम्स ऑफ अदर कन्विक्ट विल बी एक्सपंज ओनली ऑन देयर डेथ। इसके अलावा जितने भी दोष सिद्ध हैं, यानी 2 बार दोष सिद्ध हो गए, आप हिस्ट्री शीटर हैं, 1 बार दोष सिद्ध जो है उसे छोड़कर जितने भी प्रकार के दोष सिद्ध हैं, सबके नाम केवल उनकी मृत्यु पर ही एक्सपंज किए जाएंगे। अब आप सोचो कितनी व्यवस्था सरकार ने कर रखी है, ठीक है, महानुभावों के लिए कितना वो लगता है श्रम, और कितना पैसा और कितनी चीजें लगती हैं। इसीलिए थाने से आप कुछ भी मांगो फट से आएगा, भी कुछ भी मांग लो फटाक से आ जाएगा, 2 मिनट लगते हैं, थाने से आ जाएगा फट से, क्योंकि वहां सब कुछ मेंटेन्ड होता है, सब कुछ मेंटेन्ड। आगे कहता है, कहां गया, अच्छा, एन अल्फाबेटिकल इंडेक्स to part 3rd of the village crime notebook will be maintained at every police station, classified under the following heads to each of which a separate register or part will be allotted। अब क्या कह रहा है कि क्राइम नोटबुक का जो पार्ट 3rd होगा उसमें निम्न शीर्षकों के अंतर्गत, ठीक है ना, अलग अलग भाग अल्फाबेटिकली मेंटेन किया जाएगा, ठीक है ना। एक रजिस्टर में ही जैसे उनका कौन कौन से, आपका डकैती, कैटल थेफ्ट, पिक पॉकेटिंग यानी जेब कतरे, रेलवे पैसेंजर थेफ्ट यानी यात्री, रेलवे के यात्रियों से जो चोरी कर लेते हैं वो, गुड्स वैगन थेफ्ट मालगाड़ी से जो चोरी करते हैं, साइकिल चोर, मिसलीनियस चोरी जो विविध प्रकार की चोरियां करते हैं, पॉइजनिंग जो जहर देते हैं, कैटल पॉइजनिंग, बैड लिवलीहुड, क्वाइनिंग, फोर्जरी, कोकीन एंड ओपियम स्मगलिंग, चीटिंग, किडनैपिंग और फॉर इमोरल पर्पसेस, ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट, टेलीग्राफ वायर कटिंग एंड अदर मिसलीनियस ऑफेंसेस इंटर्ड इन पार्ट 3rd। अब इतने सारे अपराध आ गए, ठीक है ना, जिन्हें अल्फाबेटिकली यानी ए से जो शुरू हो रहा है वो पहले, बी से शुरू हो रहा है बाद में, अल्फाबेटिकली इन शीर्षकों के अंतर्गत एक इंडेक्स ये पार्ट 3rd में तैयार किया जाएगा, ठीक है। उनका रजिस्टर जो पार्ट 3rd है, क्राइम नोटबुक का जो पार्ट 3rd है, उसका प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक डकैती के लिए, प्रश्न संख्या 11 से लेकर 20 तक फला अपराध के लिए, ऐसे करके उसके विभिन्न भाग अलॉट किए जा सकते हैं, या सेपरेट रजिस्टर भी बनाए जा सकते हैं, ठीक है। डकैती के लिए क्राइम नोटबुक का पार्ट 3rd, ठीक है, 20 रजिस्टरों को हमने बना लिया, ठीक है, पार्ट 3rd हमने 20 रजिस्टरों का बना लिया, उसमें एक डकैती के लिए एक ऐसे करके बना लिया, और पहले रजिस्टर पर इंडेक्स लगा दिया कि ये इसमें, ये इसमें, ये इसमें। रजिस्टर नंबर 1 डकैती के लिए है क्योंकि अल्फाबेटिकली वो 1 पे आना चाहिए, 2 फला के लिए क्योंकि अल्फाबेटिकली वो 2 पे आना चाहिए, ठीक है। ऐसे करके रजिस्टर बनाया जाएगा, और कह रहे हैं द लास्ट में बी फर्दर सब क्लासिफाइड बाय ऑर्डर ऑफ डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। लास्ट क्या है, अदर मिसलीनियस ऑफेंसेस, ठीक है ना। अदर मिसलीनियस ऑफेंसेस, दहेज प्रतिषेध आ गया, वैश्यावृत्ति आ गया, ठीक है, जुआ का आ गया, तो उसके जो लास्ट है उसके लिए भी डीआईजी या आपका डीआईजी के उससे इन मिसलीनियस अपराधों के लिए दोषित व्यक्तियों के अलग अलग रजिस्टर भी या अलग अलग हेड्स भी बनाए जा सकते हैं। ये आपका लास्ट उसमें उसने कहा, किसमें, 226 का लास्ट पैरा कहता द लास्ट मे बी फर्दर सब क्लासिफाइड बाय ऑर्डर ऑफ द डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, पुलिस अधीक्षक या डीआईजी, इनके आदेश से जो लास्ट है उसे सब क्लासिफाइड भी किया जा सकता है। आगे कह रहा है इफ पर्सन इज कन्विक्टेड फॉर मोर ऑफेंसेस फॉलिंग अंडर मोर देन वन ऑफ दीज हेड्स, दिस नेम विल बी इंटर्ड अंडर ईच।
ये भी हो सकता है कोई महानुभाव डकैती चोरी सबके लिए दोष सिद्ध हो गए तो सब में उनका नाम लिखा जाएगा, ठीक है, ताकि आपका जो पूर्व दोष सिद्धि है उसका रिकॉर्ड तैयार हो सके। तो क्राइम नोटबुक के पार्ट 3 में पूर्व दोष सिद्ध व्यक्तियों का, और पार्ट 4 अब 227 में पार्ट 4, ठीक है। 223 काम क्राइम नोटबुक को रखने के बारे में बात कर रहे हैं। 224 पार्ट 1 में क्या लिखा जाएगा ये बता रहे हैं। 225 पार्ट 2 में क्या लिखा जाएगा ये बता रहे हैं। 226 पार्ट 3 में क्या लिखा जाएगा ये बता रहे हैं। और 227 पार्ट 4 में क्या लिखा जाएगा ये बता रहे हैं। और 228 से हिस्ट्री शीट यानी पार्ट 5 शुरू हो जाएगा, ठीक है। आपका 227 में कह रहा है कि पार्ट 4 विल कंटेन एंट्रीज रिगार्डिंग रिलीजियस फेस्टिवल्स, जो धार्मिक उत्सव है पार्ट 4 में वो लिखे रहे हैं कि यहां नवरात्र होता है, नवरात्र पे इतनी भीड़ होती है, ये मुहर्रम का जुलूस निकलता है, वहां ये होता है, ठीक है। रिलीजियस फेस्टिवल्स एंड डिस्प्यूट्स, ठीक है। रिलीजियस फेस्टिवल उनका जन्माष्टमी पे फला जगह पर हमेशा प्रसाद बंटता है और दूसरा समुदाय उस पर आपत्ति करता है। रामनवमी का जुलूस निकलता है, वहां पर मनाई जाती है, वहां पर झगड़े होते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि रिलीजियस फेस्टिवल्स एंड डिस्प्यूट्स ये लिखे जाएंगे ताकि वो फेस्टिवल आने पर डिस्प्यूट के अकॉर्डिंग वहां पर पुलिस की तैनाती की जा सके। अच्छा, डिस्प्यूट्स ओवर प्रॉपर्टी, संपत्ति के जो विवाद ये चलना है, क्योंकि संपत्ति के विवादों में कुछ भी हो जाएगा, कभी भी हो जाएगा। फिर कह रहा है ऑफेंसेस अफेक्टिंग द रेलवे कैनाल्स और टेलीग्राफ्स, ठीक है। ऐसे अपराध जो रेलवे, नहर और टेलीग्राफ इसे प्रभावित करना, बोले वहां नहर काट लेते हैं, रेलवे का सामान चुरा ले जाते हैं, फिश प्लेटें खोल लेते हैं, ठीक है। फिश प्लेटें एक पर्टिकुलर एरिया में बार बार खोल ली जाती हैं, गाड़ी पलट जाएगी, क्योंकि आदमी तो इतना नीच है कि अपने 10 रुपए के फायदे के लिए किसी का लाखों का नुकसान कर सकता है। फिश प्लेटें खुल गई, अगर गाड़ी लोड पलट जाएगी, कितने लोग मरेंगे कुछ अंदाजा नहीं। और फिश प्लेटें जो उन्होंने खोली हैं कैंसर का इलाज कराने के लिए नहीं खोली हैं, स्मैक पीने के लिए बेच लेंगे, स्मैक पी लेंगे। तो आदमी तो इतना नीच है जिसका कोई हिसाब भी नहीं। तो इसलिए वो कह रहे रेलवे, कैनाल्स और टेलीग्राफ, इनसे संबंधित जितने अपराध हो सकते हैं। द प्रेजेंस ऑफ क्रिमिनल ट्राइब्स, ये भी लिखा जाएगा कि कोई आपराधिक जनजाति थाना क्षेत्र में रहती है कहीं, या पर्टिकुलर मौसम में आके रहना शुरू कर देती है, तो वो सब चीजें भी लिखी जाएंगी। द प्रिविलेंस ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम्स सच एज कैटल थेफ्ट, गैंग, पशु चोरी के गैंग, ये तो नहीं सक्रिय है, ठीक है। अगर ये तो इनके बारे में द फैक्ट दैट एनी मेंबर ऑफ ए गैंग रजिस्टर्ड इन द गैंग रजिस्टर रेजिड्स और ऑपरेट्स इन द विलेज, गैंग रजिस्टर में जो गैंग दर्ज है उनका सदस्य कोई व्यक्ति गांव में तो नहीं रहता, अगर रहता तो उसके बारे में पार्ट 4 में लिखा जाएगा। एंड सिमिलर मैटर्स विच आर ऑफ इंपॉर्टेंस फ्रॉम ए पुलिस पॉइंट ऑफ व्यू, अब यहां पर डिस्क्रिप्शन दे दिया, ठीक है, यहां पर डिस्क्रिप्शन दिया। दैट इज वाई उन्होंने पार्ट 30 तक सबऑर्डिनेट ऑफिसर की बात रखी है, पार्ट 4 में और पार्ट 5 इसमें ऑफिसर इंचार्ज, क्योंकि वो कह रहा है एंड अदर सिमिलर मैटर्स, ठीक है, विच आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पुलिस पॉइंट ऑफ व्यू। अन्य ऐसे सभी महत्वपूर्ण जानकारियां, सभी महत्वपूर्ण तथ्य जो पुलिस के दृष्टिकोण से महत्व के हैं। तो पुलिस का काम क्या है? विधि और व्यवस्था इसको बनाए रखना। तो सुबह हम देख रहे थे ना, अखबार जैसे हमने पलटा, जैसे उठाया, एक उसमें से टप से गिरा पंपलेट, हमने तो तत्काल उठाया,
उसमें लिखा था, नाम नहीं लेंगे रेस्टोरेंट का, कि फला रेस्टोरेंट में होलिकोत्सव मनाया जाएगा। तो हमारा और इंटरेस्ट जगह, हमने कहा पढ़े इसे, देखें क्या है। तो पढ़ा साहब, उसमें लिखा था कि होलिकोत्सव मनाया जाएगा और आप लोग आइए, टिकट है। तो हमने टिकट की राशि देखी, तो उसमें लिखा था 249 रुपए स्टेक फीमेल, 299 रुपए स्टेक मेल, ठीक है। फिर लिखा था कपल्स 499 रुपए। तो हमारा और इंटरेस्ट जगा कि भाई स्टेक मेल ये क्या चीज है, ठीक है। तो आजकल तो बड़ा सुविधा है, हमने फट से उस पर डाला तो देखा भाई स्टेक मेल क्या है। तो बताया कि स्टेक मेल माने मादा हिरणी, और फिर स्टेक मेल का मतलब है नर हिरण, ठीक है। और कपल तो कपल ही। फिर हमारा अंदर का वो जगह, और फिर हमने अपने लिखा बैठ के अपने अकाउंट पे कि भाई ये आदमियों का त्योहार जानवर कैसे मनाएंगे, ठीक है। और जानवर जैसे मनाते हैं वैसे ही मनाएंगे या कोई और तरीका अपनाएंगे। और फिर कोई सलमान खान घुस गया बीच में, तब फिर क्या होगा, ठीक है। तो सवाल ये है कि अगर ये होलिकोत्सव जोर पकड़ जाए तो फिर फ्रॉम द पुलिस पॉइंट ऑफ व्यू से ये महत्वपूर्ण हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा रेस्टोरेंटों में होने लगा और 10-20 बार चल गया जूता, चलेगा ही और कुछ होना ही नहीं, ठीक है। तब ये फ्रॉम द पुलिस पॉइंट ऑफ व्यू ये महत्वपूर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो अदर सिमिलर एक्टिविटीज विच मे बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पुलिस पॉइंट ऑफ व्यू, those activities will also be noted in the part 4th of crime notebook। और इसीलिए यहां पर उसने अपेक्षा की है कि पार्ट 4th should be maintained by officer in charge of the police station, not by any other subordinate officer, ठीक है। तो कह रहा है narratives of all especially important outbreaks of crime will also be इंटर्ड इन सम डिटेल। अगर कोई एकदम आउटब्रेक ऑफ क्राइम हुआ है, अरे धड़ाधड़ मार 25 चोरियां हो गई, ठीक है, तो आउटब्रेक ऑफ क्राइम हुआ है तो उसको भी सम डिटेल, कुछ विवरण के साथ जरूर लिखा जाएगा कि साहब पूर्णमासी के दिन एकदम 20 चोरियां हो गई, ताकि पूर्णमासी के दिन फिर थोड़ा सा गश्त बढ़ाई जा सके, पिकेट बढ़ाई जा सके, ठीक है। तो सम डिटेल के साथ जरूर लिखी जाएंगी। ए ब्रीफ नोट शोइंग द सब्जेक्ट ऑफ ईच एंट्री विल बी मेड अगेंस्ट इट इन द मार्जिन, ठीक है। जो हाशिया होता है उसमें एक विषय के संबंध में संक्षिप्त जानकारी ये और नोट कर दी जाएगी, हाशिए पर जैसे नोट करते हैं। एंट्रीज विल बी सबमिटेड टू द सुपरिटेंडेंट फॉर अप्रूवल बिफोर दे आर मेड। चूंकि इसमें महत्वपूर्ण एंट्रीज हो रही है शांति और व्यवस्था के दृष्टिकोण से, तो सिर्फ एसएचओ की बुद्धि पर विश्वास नहीं हो सकता। तो एंट्रीज विल बी सेंट टू द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस फॉर हिज अप्रूवल। कुछ घटाना चाहे, कुछ बढ़ाना चाहे, कुछ ये कहे कि डिटेल थोड़ा और बढ़ाओ, तो ये सब हो सके आसानी के साथ। इसलिए 227 में जो पार्ट 4th क्राइम नोटबुक का तैयार किया जाएगा, दैट विल बी सेंट टू द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस फॉर देयर अप्रूवल। और अब 228 यानी हिस्ट्री शीट, ये कैसे तैयार होगी, तो 228 फिलहाल देख लेते हैं। कहता पार्ट 5th कंसिस्ट ऑफ हिस्ट्री शीट्स। पार्ट जो भाग 5 है क्राइम नोटबुक का, यही हिस्ट्री शीट कहलाएगा। ये हिस्ट्री शीट को अपने में शामिल करेगा। कह रहा है दीज आर द पर्सनल रिकॉर्ड ऑफ क्रिमिनल्स अंडर सर्विलियंस। और हिस्ट्री शीट क्या है? व्यक्तिगत जानकारियां किसकी? उन व्यक्तियों की जो निगरानी के अधीन हैं, जो अंडर सर्विलियंस, उनकी व्यक्तिगत जानकारियां हैं। हिस्ट्री शीट शुड बी ओपनड ओनली फॉर पर्संस हु आर
are likely to become habitual criminals or abettors of such criminals. There will be two classes of history sheets. कह रहा है कि हिस्ट्री शीट केवल उन्हीं की खोली जाएगी जो क्या है, हैबिचुअल क्रिमिनल, आदतन अपराधी, या आदतन अपराधी होने वाले हैं, ये भी कह दिया, आदतन अपराधी हैं या आदतन अपराधी होने वाले हैं। ठीक है, आज भी मारा किसी को, कल भी मारा, परसों भी मारा, इसका मतलब ही है कि अब ये आदतन अपराधी हो जाएगा। ठीक है, दोनों की हिस्ट्री शीट खुलेगी और उनके जो अबेटर्स हैं, यानी खाली अपराधियों के नहीं, दुष्प्रेरकों की। और दुष्प्रेरक कौन? वो जो सहायता करता है वो भी, जो षड्यंत्र करता है वो भी, जो उकसाता है वो भी। ठीक है, ये तीनों दुष्प्रेरक है, क्योंकि दुष्प्रेरक की और कोई डेफिनेशन नहीं ली जाएगी। तो आपकी भी खुल जाएगी अगर बार बार आप जमानतें कराते हो। ठीक है, और कुछ नहीं करते, वो बंद हो जाते, तुम जमानत कराते हो। तुम जमानत लेते हो तो तुम्हारी भी खुल सकती, क्योंकि बिकॉज यू मे बिकम अंडर द डेफिनेशन ऑफ अबेटर, देन हिस्ट्री शीट मे बी ओपन। ठीक है, क्योंकि अबेटर्स उनकी भी खोली जा सकती है। एंड देयर विल बी टू क्लास ऑफ हिस्ट्री शीट्स। हिस्ट्री शीट के दो प्रकार होंगे। कौन कौन से? क्लास ए हिस्ट्री शीट्स, ये किन के लिए? बस इन्हीं को याद कर लें, बाकी सबकी भी होती है। फॉर डकैट्स, ठीक है, बर्गलर्स यानी सेंधमारी जो करके घरों में सेंधमारी करके चोरी करते हैं वो, कैटल थीव्स पशु चोर, रेलवे गुड्स वैगन थीव्स जो मालगाड़ियों में चोरी करते हैं, एंड अबेटर्स देयर ऑफ, और उनके जो दुष्प्रेरक हैं वे, इनकी खुलेगी ए हिस्ट्री शीट। ये चार ही याद रखना, बल्कि 5 और उनके अबेटर, बाकी सबकी भी, बाकी सबके लिए कहता है क्लास बी हिस्ट्री शीट्स फॉर कंफर्म्ड एंड प्रोफेशनल क्रिमिनल्स, जो निश्चित है कि ये प्रोफेशनल क्रिमिनल हैं, कंफर्म्ड एंड प्रोफेशनल, अपराधी हैं और प्रोफेशनल हैं, दोनों बातें निश्चित है उनके बारे में। हु कमिट क्राइम्स अदर देन डकैती, बर्गलरी, कैटल थेफ्ट एंड थेफ्ट फ्रॉम रेलवे गुड्स वैगन, ऊपर वाली चार को छोड़कर, ऊपर वाले 4 अपराधों को छोड़कर जो अपराध करते हैं और कंफर्म क्रिमिनल है और प्रोफेशनल क्रिमिनल है, व्यवसाय के रूप में अपराध को अपना रखा है। प्रोफेशनल चीटर्स एंड अदर एक्सपर्ट्स फॉर हुम क्रिमिनल पर्सनल फाइल आर मेंटेन्ड बाय द क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, जो आपका प्रोफेशनल ठग है, एंड अदर एक्सपर्ट्स फॉर होम क्रिमिनल पर्सनल फाइल्स आर मेंटेन्ड बाय द क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है उसने उनके लिए व्यक्तिगत तौर पर एक फाइल खोल रखी है, किस रूप में? एक्सपर्ट ठग के रूप में, और या फिर किसी अन्य अपराध के बाबत लगातार अपराध करने के कारण क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने उनके लिए अलग से फाइल खोल रखी है, उनकी भी हिस्ट्री शीट भी खुलेगी। अच्छा, कहते हैं पॉइजनर्स जहर देते हैं लोगों को, कैटल पॉइजनर्स जानवरों को जहर देते हैं, रेलवे पैसेंजर थीव्स, ठीक है, रेलगाड़ियों में चोरी करते हैं, बाइसिकल थीव्स, साइकिल चोर, एक्सपर्ट पिक पॉकेटर्स, दक्ष पॉकेट मार हैं, फोर्जर्स, क्वाइनर्स, कोकीन एंड ओपियम स्मगलर्स, कोकीन और अफीम की स्मगलिंग करते हैं, हायर्ड रुफियंस एंड गुंडाज, जो आपका किराए पर जाकर गुंडागर्दी करते हैं, टेलीग्राफ वायर कटर्स, हैबिचुअल इलिसिट डिस्टिलर्स, एंड जो शराब निकालते हैं अवैध गांवों में, ठीक है, हैबिचुअल इलिसिट डिस्टिलर्स,
ठीक है, जो अवैध शराब निकालने का काम करते हैं, एंड अबेटर्स देयर ऑफ, और उनके दुष्प्रेरक, इनकी हिस्ट्री शीट बी खुलेगी। ठीक है, कहता है हिस्ट्री शीट ऑफ बोथ क्लासेस विल बी मेंटेन्ड इन सिमिलर फॉर्म, दोनों एक जैसी ही रखी जाएंगी, उनके फॉर्म में, उनके प्रारूप में कोई फर्क नहीं होगा, दोनों एक जैसे प्रारूप की ही रखी जाएंगी, लेकिन एक अंतर आएगा, कहेगा बट दोज फॉर क्लास बी विल बी डिस्टिंग्विश्ड बाय ए रेड बार मार्क एट द टॉप ऑफ द फर्स्ट पेज। ठीक है, लेकिन हिस्ट्री शीट बी जिस पेज पर होगी उस पेज के ऊपर एक लाल निशान ये लगाया जा सकता है। ठीक है, वैसे दोनों में के प्रारूप में कोई फर्क नहीं होगा, दोनों का एक ही प्रारूप होगा, लेकिन हिस्ट्री शीट बी अगर है तो वो जिस पेज पर है उसके टॉप पर एक लाल रंग का निशान लगाया जा सकता है। ठीक है, कहता नो हिस्ट्री शीट ऑफ क्लास बी मे बी कन्वर्टेड इनटू हिस्ट्री शीट ऑफ क्लास ए। क्लास ए कभी नहीं होगी हिस्ट्री शीट बी, क्योंकि हिस्ट्री शीट बी किसकी है, ज्यादा खतरनाक प्रकार के लोगों की, वो कभी भी क्लास ए में नहीं कन्वर्ट होगी। दो should be the subject of a history sheet of class B found to be also addicted to डकैती, burglary, cattle theft or theft from railway goods wagon, जबकि जो हिस्ट्री शीट बी में शामिल लोग हैं भले ही वो डकैती, सेंधमारी, पशु चोरी और मालगाड़ियों से चोरी ये भी करने लगे तो भी उनकी हिस्ट्री शीट बी ही रहेगी, ए परिवर्तित नहीं होगी। यानी हिस्ट्री शीट बी में जो है वो हिस्ट्री शीट ए में का परिवर्तन कभी नहीं होगा। आगे कहता है अ क्लास एज वेल एज बी क्लास सर्विलियंस में अंडर पैराग्राफ 238 बी अप्लाइड टू हिम। ठीक है, दोनों का सर्विलियंस, दोनों की निगरानी है, पैरा 238 के मुताबिक की जाएगी। आगे कहता है इन द इवेंट ऑफ ए क्लास ए हिस्ट्री शीट man become addicted to miscellaneous crime, his history sheet may be converted into class B। अगर उन 4 प्रकार के अपराधों के अतिरिक्त जिनके करने के कारण आपका नाम क्लास ए की हिस्ट्री शीट में आ गया है, अगर उनके अलावा आप अन्य प्रकार के अपराध भी करना शुरू कर देंगे तो आपकी हिस्ट्री शीट बी में परिवर्तित हो सकती है। ठीक है, विद द सैंक्शन ऑफ सुपरिटेंडेंट, लेकिन इसके लिए पुलिस अधीक्षक की अनुमति जरूरी होगी। शेष चर्चा हिस्ट्री शीट के बारे में आगे हम लोग कर लेंगे। देखिए